हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा का विज्ञान का जो पार्ट है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, उसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माध्यम यानी मीडियम को हम की बात करेंगे। आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि प्रकाश जो है वास्तव में उसे तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, लेकिन प्रकाश जब वो जा रहा है तो उसके रास्ते में कोई माध्यम आ जाए, वो माध्यम किस प्रकार के हो सकते हैं तो उस माध्यम की उसको मीडियम बोलते हैं। तो जैसे सपोज करो कि यहाँ पे वो लाइट जल रही है सामने कहीं और प्रकाश जो है वो यहाँ से यहाँ पर मेरे हाथ पे गिर रहा है प्रकाश, तो ये जो बीच में आप क्या देख रहे हो, बीच में आप देखोगे कि वायु है। तो ये वायु क्या बन गई, माध्यम बन गई जिस माध्यम में से प्रकाश होकर गुजर रहा है। हालांकि अगर ये वायु ना भी होती तब भी प्रकाश वहां पे जाता, लेकिन ये फिलहाल अगर वायु यहाँ उपस्थित है तो ये क्या हो गया, ये एक भौतिक साधन बन गया। यानी ये जो बीच में ये प्रकाश थी, प्रकाश का स्रोत था और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, बीच में वायु है, तो वायु जो है वो एक भौतिक साधन है जिससे होकर प्रकाश गुजरता है, और इसी भौतिक साधन को हम कहते हैं माध्यम। तो भौतिक साधन जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसे माध्यम या फिर मीडियम कहा जाता है। सपोज करो कि मैं पानी एक ग्लास रख दूं, यहाँ पे मेरे हाथ में पानी ग्लास है, यहाँ पे प्रकाश का स्रोत है, जब वो इस लाइट से इस ग्लास के अंदर से प्रकाश में उधर खड़े होकर इसे देखूंगा और वो गुजर के जा रहा है। अब प्रकाश जो है वो तीन माध्यम से गुजर रहा है। ग्लास मैंने उसमें पानी लिया है, पहले यहाँ पे स्रोत है, पहला माध्यम कौन सा हो गया, वायु हो गई। दूसरा माध्यम कौन सा वो प्रवेश करेगा, कांच जिसको मैंने ग्लास लिया है। तीसरा माध्यम क्या है जो पानी के अंदर, जो ग्लास के अंदर, वो है पानी। तो जब तक प्रकाश मुझ तक पहुंचेगा वो तीन अलग अलग माध्यम से गुजर कर जाएगा। पहला वायु था, फिर कांच का ग्लास और फिर उसके बाद उसमें रखा पानी। तो ये जो भौतिक साधन थे, वायु, कांच का ग्लास, पानी, सभी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम माध्यम। तो प्रकाश के लिए माध्यम वायु भी हो सकती है, प्रकाश के लिए माध्यम जल भी हो सकता है, प्रकाश के लिए कोई माध्यम जो है कांच भी हो सकता है। तो ये सभी भौतिक साधन हैं, जल, वायु, कांच, ये सभी भौतिक साधन हैं जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है, और इसी भौतिक साधन को हम कहते हैं माध्यम। तो चलिए आइए देखते हैं कि माध्यम क्या है। जिस भौतिक साधन से प्रकाश गुजरकर हम तक पहुंचता है उसे हम माध्यम कहते हैं। तो भौतिक साधन है वायु, कांच, जल, जिससे होकर प्रकाश हम तक पहुंचेगा उसको हम माध्यम कहते हैं। अब माध्यम जो है वो तीन प्रकार का हो सकता है, एक और प्रकार है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तीन प्रकार का है, पहला है पारदर्शी जिसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, फिर है अपारदर्शी जिसको हम ओपेक कहते हैं, और तीसरा है पारभासी, ठीक है ना, जिसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तीनों में अंतर क्या है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं पारदर्शी। पारदर्शी कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अब कोई भी ऐसा माध्यम जिसके प्रकाश जब गुजरे तो आर पार बड़ी आसानी से चले जाए, बड़ी सरलता से जो प्रकाशी किरणें चले जाएं, तो वो माध्यम क्या है, पारदर्शी। कांच का एक स्लैब है और वहां से प्रकाश जल रहा है, बड़ी आसानी से प्रकाश मुझ तक पहुंच रहा है, तो वो पदार्थ कैसा हुआ, पारदर्शी हुआ। तो पारदर्शी माध्यम हुआ वो। तो ये पारदर्शी माध्यम कौन सा है, जिसमें बड़ी सुगमता से, आसानी से, सरलता से प्रकाश गमन कर सकता है, उसको हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कांच है, साफ पानी है, तो ये सब क्या है, ये सभी पारदर्शी माध्यम हैं। बड़ी सुगमता से प्रकाश, आप वहां से अगर आ भी रहा होगा और ये माध्यम बीच में होंगे भी, तब भी आप प्रकाश को बड़ी आसानी से देख सकेंगे। दूसरी बात है, दूसरा जो हमारे पास माध्यम है वो है अपारदर्शी माध्यम, ओपेक। ओपेक कौन से हैं, जिसके आर पार प्रकाश जा ही नहीं सकता। प्रकाश का स्रोत है, बीच में लकड़ी का फट्टा रख देता हूं मैं और आप इस तरफ खड़े हैं, आप तक प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं। तो ये माध्यम कैसा हो गया, अपारदर्शी हो गया। इसने प्रकाश को आप तक पहुंचने ही नहीं दिया, इसका मतलब ये प्रकाश को अपने अंदर से आसानी से गुजरने नहीं दे रहा है। तो ये माध्यम कैसा हो गया, अपारदर्शी हो गया। तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें न गुजर सकें, लोहे की शीट हो गई, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, प्लास्टिक की शीट हो गई, जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकेगा, वो सारे माध्यम कैसे हो जाएंगे, अपारदर्शी हो जाएंगे। अब तीसरी बात करते हैं पारभासी की। अब दोनों के बीच का एक माध्यम और भी है। कभी आपने ऐसे धुंधले से शीशे देखे होंगे जिसमें से प्रकाश आ तो रहा है लेकिन इतने साफ नहीं आ रहा कि आपको साफ नजर आए, उनको हम पारभासी या फिर ट्रांसलूसेंट कहते हैं। कभी कागज लीजिए, कागज पे थोड़ा सा तेल लगाइए, वो भी तो उसके आर पार भी आपको अगर गौर से देखने का प्रयास करेंगे तो तेल लगा हुआ जो कागज होता है उसके भी आर पार आप थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, साफ नहीं दिखेगा, तो प्रकाश आ सकता है। तो ये ऐसे माध्यम कहलाते हैं पारभासी माध्यम। तो पारभासी का जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें कम मात्रा में गुजरती हूँ, अच्छे से पूरी नहीं गुजर सकती हैं, कम मात्रा में, उसे कहेंगे पारभासी। जैसे कि धुंधला कांच हो गया,
कांच किसी खास गाढ़े से रंग में हो तो धुंधला सा नजर आएगा आपको। फिर तेल लगा कागज पे तेल लगा लो तो उस पर भी अगर आप देखने का प्रयास करोगे प्रकाश को तो आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धुंधला सा नजर आएगा। तो ये 3 प्रकार के माध्यम है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। पारदर्शी, जिसमें प्रकाश सरलता से गमन कर सकता है, उदाहरण है कांच, हवा। अपारदर्शी, इसमें से प्रकाश गमन कर ही नहीं सकता, तो वो हमारे पास है लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक की शीट। और तीसरी कैटेगरी या वर्ग है हमारे पास पारभासी माध्यम का, उसमें हमारे पास प्रकाश गमन तो करेगा लेकिन इतनी सरलता से, सुगमता से नहीं, जैसे कि धुंधला कांच है या तेल लगा हुआ कागज है, यहाँ पे प्रकाश जो है वो इतनी सरलता से जो है गमन नहीं कर सकेगा। अब माध्यम के 2 प्रकार और हैं। इस आधार पर कि माध्यम प्रकाश जिस माध्यम से गुजर रहा है उसका घनत्व या डेंसिटी कैसी है, सघन है या विरल है। सघन किसको कहते हैं? अगर किसी कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हों और वो बहुत पास पास बैठे हों और बहुत भीड़ हो जाए तो मैं कहूँगा यहाँ पे सघनता बहुत ज़्यादा है, बच्चों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जब दिए गए आयतन में बहुत ज़्यादा द्रव्यमान इकट्ठा हो जाता है तो हम कहते हैं वो सघन है, ठीक है ना। और विरल कौन सा होगा? जब मुझे सब कुछ खुला खुला नजर आए कमरे में तो वो हम कहेंगे विरल है, बहुत विरल। आज विरले ही बच्चे आए हैं, विरल काफ़ी लग रहे हैं सारे, तो ये विरल है। तो माध्यम इस आधार पर कि जिस माध्यम से प्रकाश गुजर रहा है वो उसमें कितनी सघनता है, उस आधार पर माध्यम 2 प्रकार का हो सकता है। पहला है विरल माध्यम, रेरर मीडियम। विरल माध्यम कौन सा होता है? जिसमें घनत्व बहुत कम होता है, कम घनत्व है, उसको हम कहते हैं विरल माध्यम। और सघन माध्यम कौन सा है? जिसमें घनत्व बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सघन है। तो अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए विरल माध्यम का। विरल माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होती है। अब जाहिर सी बात है, अब विरल माध्यम है यानी कि सपोज करो इस क्लास में मैं अलग अलग बच्चों को, बहुत बड़ा कमरा है 20 बाई 20 का, और मैं 10 बच्चों को बिठाता हूं तो काफ़ी खुली जगह है। अगर मैं किसी को यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कहूँगा तो वो बड़ी आसानी से गमन कर लेगा, क्योंकि माध्यम बहुत विरल है, दूर दूर बच्चे बैठे हैं, खाली स्थान बहुत है। इसी प्रकार से विरल माध्यम प्रकाश के लिए भी है। विरल माध्यम में घनत्व जो है वो बहुत कम होता है माध्यम का, जिसकी वजह से प्रकाश की गति तेज हो जाती है, बड़ी आसानी से निकल के चले जाता है प्रकाश वहाँ से। लेकिन अब सोच कीजिए, अब बात करते हैं हम सघन माध्यम की। सपोज करो क्लास है, इसी क्लास में मैंने 100 बच्चे बिठा रखे हैं और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, मैं बोलता हूँ जाओ दरवाजा खोल के बाहर चले जाओ। अब ऐसी स्थिति में क्या होगी? तो माध्यम इतना सघन है कि उसको वहां से निकलने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यही हाल प्रकाश को लेकर भी है। अगर माध्यम सघन होगा तो इसमें प्रकाश की गति जो है वो कम हो जाएगी। तो सघन माध्यम में गति कम हो जाती है, प्रकाश के लिए भी वही है। और विरल माध्यम में जो है गति अधिक हो जाती है, क्योंकि आसानी से प्रकाश वहां पे गमन कर सकता है। अब विरल माध्यम का उदाहरण देखिए, हवा। अब हवा खाली हवा है प्रकाश के लिए, तो बड़ी आसानी से वो वहां से गमन कर लेगा। लेकिन सघन माध्यम क्या है? कांच। अब कांच सघन है, वो वायु की तरह इतना खुला नहीं है, उसमें उसका घनत्व अधिक है। तो कांच में से प्रकाश जब जैसे हवा से कांच में प्रकाश प्रवेश करेगा तो मुड़ना पड़ेगा उसे, उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी। तो ये है सघन और विरल माध्यम में अंतर। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट नोट करने वाले स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि हवा को मैंने विरल कह दिया, कांच को मैंने सघन कह दिया, तो अब पानी है उसको मैं सघन कह सकता हूँ या विरल भी कह सकता हूं। तो ये दोनों, कोई भी माध्यम सघन है या विरल है, वो किसी के सापेक्ष पढ़े जाते हैं। सापेक्ष का अर्थ है किसी के रिलेटिव। अगर मैं कांच की और हवा की बात करता हूं तो आप देखेंगे कांच जो है वो सघन है और जो वायु है वो विरल है। अगर मैं वायु की और जल की बात करता हूं तो वायु विरल माध्यम हो गया, जल उसके मुकाबले सघन माध्यम हो गया। लेकिन अगर मैं जल की और कांच की बात करता हूं तो जल जो है वो विरल माध्यम हो गया और कांच जो है वो सघन माध्यम हो गया। तो ये आप कोई भी सघन माध्यम, सघन है विरल है, वो आप तुलना के आधार पर बता सकते हैं। जल हमेशा सघन ही नहीं रहने वाला है, जल जो है वो विरल हो जाएगा अगर उसकी तुलना आप कांच से करेंगे। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स ये हमारे पास माध्यम है। माध्यम क्या है? वो भौतिक साधन जिससे होकर प्रकाश गुजरता है। 3 प्रकार का हो सकता है। पहले जो हमने वर्गीकरण पढ़ा है, पहले में क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी और हमारे पास पारभासी। पारदर्शी जिसमें प्रकाश आसानी से गमन करेगा, अपारदर्शी जिसमें प्रकाश गमन नहीं कर सकेगा, और पारभासी जिसमें थोड़ी दिक्कत से प्रकाश गमन करेगा। दूसरा, हमने घनत्व के आधार पर माध्यम को वर्गीकृत किया। वो हमारे पास 2 प्रकार के माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। जिस माध्यम में घनत्व बहुत कम होता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होती है। दूसरा, जिस माध्यम में घनत्व बहुत अधिक होता है उस पर हम सघन माध्यम कहते हैं, और सघन माध्यम में प्रकाश की गति जो है वो धीमी होती है। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।